सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, पिछले 110 सालों में हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की की है। हमारी इस तरक्की में हमारी फ़िल्मों का एक बहुत बड़ा अहम किरदार रहा है। 110 साल मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तकरीबन इतना ही वक़्त हो चला है जब हिंदुस्तान में पहली फ़िल्म बनी थी। हमारी फ़िल्मों ने हमारे मुआशरे की तमाम बुराइयों को, तमाम कमियों को हाइलाइट किया, हमें बताया कि हम कहाँ गलत हैं, दुनिया कहाँ पहुँच गई है। उसके साथ-साथ हमें ये भी बताया कि मुआशरे के अंदर अगर कोई तब्दीली लानी है, तो हम सबको मिल के एक कोशिश करनी होगी मुआशरे की सोच बदलने की। तो वक्त के साथ-साथ जैसे हमारी सोच बदली, वैसी ही हमारी फ़िल्में भी बदलती चली गईं। कुछ लोग कहेंगे कि फ़िल्में मुआशरे का आईना होती हैं। हाँ, हर फ़िल्म के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि वो मुआशरे का आईना होती हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी जो फ़िल्में रही हैं, ख़ास तौर से जो पहले इब्तदाई सालों में, उन्होंने सच में मुआशरे में एक एजुकेशन का बड़ा अहम किरदार अदा किया। आज के प्रोग्राम में यही जानने की कोशिश करेंगे कि 1913 से लेके 2023 का ये जो हमारा 110 साल का सफर है, इसमें कितनी तब्दीली आई है? हमारी फ़िल्में कितनी बदल गई हैं? वक़्त के साथ-साथ हमारे मुआशरे में उनका क्या असर रहा है? और सबसे बड़ी बात कि हमारे सिनेमा का मुस्तकबिल क्या है? हमें इस प्रोग्राम में जॉइन किया है पाकिस्तान से वसीम अल्ताफ साहब ने। वसीम साहब दोस्तों एक जीते जागते फ़िल्मों के ऊपर एनसाइक्लोपीडिया हैं। अगर आप इनकी लाइब्रेरी को देखें तो इनके पास ऐसी बेशुमार किताबें हैं जो कि हमारी हिंदी, उर्दू फ़िल्म इंडस्ट्री के ऊपर हैं और कुछ ऐसी किताबें जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी, फ़िल्मों के हवाले से वो वसीम साहब के यहाँ हैं। वसीम साहब आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। थैंक यू। जी, हमारी दूसरी मेहमान हैं अमारा इफ्तिकार साहिबा। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप हमारे मुआशरे के ऊपर एक तनकीदी नज़र रखती हैं। इनके प्रोग्राम्स हमारे सामने आते रहती हैं। आपका भी प्रोग्राम में खैर मकदम है। थैंक यू। सरहद पार के मेहमानों का तारुफ कराने के बाद मैं आता हूँ हिंदुस्तान की तरफ, जहाँ से हमें जॉइन किया है राजकुमारी दिव्या जुब्बल साहिबा ने, जिनका ताल्लुक जुब्बल राज घराने से है। फ़िल्मों को ये भी बड़े करीब से देखती हैं। आपका भी प्रोग्राम में दिव्या जी बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वसीम साहब, आप ही से शुरू करते हैं। हमारे बहुत से व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री का पार्टीशन से पहले कैसे माहौल हुआ करता था? हमारे जो एक्टर्स फ़िल्म प्रोडक्शन में काम करते थे, उनके आपस में कैसे ताल्लुकात थे? इसके ऊपर रोशनी डालें। अरविंद भाई, पार्टीशन से पहले फिल्म इंडस्ट्री का जो माहौल था वो बड़ा एक कॉस्मोपॉलिटन माहौल था। एक मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक माहौल था, डाइवर्सिटी थी। हर इलाके के, हर रीजन के, हर जुबान के, हर रंग के, हर नस्ल के लोग इकट्ठे मिलके काम किया करते थे। अब जो आप देखिए कि पहली फिल्म जो रिलीज हुई यहाँ पे, जो कि एक साइलेंट फिल्म थी 1913 में, राजा हरीश चंद्र 1913 में रिलीज हुई और 1931 तक, यानी 1931 में आलम आरा बनी है। तो इस दौरान कोई 1338 फिल्में बनी और उन सिर्फ जो है वो कोई 30 के करीब फिल्में हैं जो सरवाइव की हैं, बाकी सारी डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये जो फ़िल्में थीं साइलेंट ईरा की, इवन इन फ़िल्मों में आप देखें तो बहुत से नौजवान ऐसे थे जिनका तल्लुक केपी से था। पख्तून थे वो, और वो पेशावर से, पीर प्याई से, मर्दान से वो गए बॉम्बे और वहाँ जाके वो फ़िल्मों में काम करते रहे। मिसाल के तौर पे गुल हमीद थे, सरदार गुल थे जिनका नाम अनिल कुमार था फ़िल्म में, खलील थे। ये सारे यहाँ से गए और वहाँ जाके ये साइलेंट फ़िल्मों में काम करते रहे। उसके बाद फिर आप ये देखिए कि रेणुका देवी थीं, वो काम कर रही थीं यहाँ पे। आप ये देखिए कि जो पहली पंजाबी फ़िल्म थी, शीला उर्फ पिंड दी कुड़ी, वो लाहौर में नहीं बनी थी, पंजाब में नहीं बनी थी, वो कलकत्ता में बनी थी। एफडी मेहरा ने वो फ़िल्म बनाई थी, वो कलकत्ता में फ़िल्म वो बनी थी। अब आपको थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगा कि जो पहली फ़िल्म बनी आलम आरा, उसमें कौन-कौन लोग थे। आलम आरा 1931 में बनी और पहली टॉकी थी वो। उसका जो हीरो था वो मास्टर विट्ठल था
और उसकी जो हीरोइन थी वो जुबैदा थी। यानी जुबैदा मुसलमान थी, मास्टर विठल जो थे वो हिंदू थे। और उसके बाद आप देखिए कि इस फिल्म में आप ये देखिए कि जो डायरेक्टर थे इसके, वो पारसी थे। इस फिल्म के जो कैमरामैन थे वो अंग्रेज थे, सॉरी जर्मन थे वो। और उस फिल्म में जो एडिटिंग की थी वो एजरा मायर्स ने की थी, जो जू थे। तो ये आप ये देखिए कि ये आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो फिल्में बन रही थी उनमें हर तरह के लोग थे। और इसमें मिसाल के तौर पे आप ये देखिए कि ये जो मास्टर विठल थे, ये उस फिल्म के हीरो थे। इन पे एक केस बन गया, इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट वायलेट किया था, तो एक बॉम्बे के वकील थे जिन्होंने इनको डिफेंड किया कोर्ट में जाके, और वो केस जीत गए। और उस वकील का नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। ये आप अंदाजा लगाएं, ये मैं जी। बता रहा हूँ आलम आरा फिल्म के बारे में। तो इसी ये तरह मोहम्मद अली जिन्ना वही हैं जो कि पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स हैं, लोगों को बता जी दें जी उन्हीं की बात हो रही जी, है। बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं की बात हो रही है। तो इनके ठीक है। जो फिल्म जो बनाई थी वो अर्द शेर ईरानी ने बनाई थी, जो कि पारसी थे। और उनके साथ जो उनके पार्टनर थे उनका नाम था अहमद अली यूसुफ भाई, वो मुसलमान थे। तो अब आप देखिए कि एक फिल्म में पारसी भी हैं, उसमें जू भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं। बहुत अच्छा, खूब। तो अच्छा इसी तरह आप ये देखिए नीचा नगर एक फिल्म बनी थी 1946 में। वो फिल्म चेतन आनंद ने डायरेक्ट की थी और उसकी कहानी लिखी थी हयातुल्ला अंसारी और ख्वाजा अहमद अब्बास ने। और उसमें रफीक अनवर हीरो थे और उमा आनंद उसकी हीरोइन थी। और म्यूजिक रविशंकर साहब ने दिया था और मुराद साहब ने भी उसमें काम किया था। अब आप ये देखिए कि ये जो फिल्में हैं इनमें यानी लोग जो काम कर रहे हैं उनका ताल्लुक मुख्तलिफ मज़ाहिब से है, मुख्तलिफ उनकी ज़ुबानें हैं, मुख्तलिफ उनका कल्चरल बैकग्राउंड है, लेकिन सारे मिल के हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग के साथ फिल्म में काम कर रहे हैं। तो ये माहौल था पार्टीशन से पहले। और सबसे पहली जो फिल्म डायरेक्टर खातून थी उनका नाम था फातिमा बेगम। और फातिमा बेगम ने एक साइलेंट फिल्म बनाई थी बुलबुल परिस्तान। ये खातून जो थी ये एक मुसलमान थी। फिर आप ये देखिए कि मोहम्मद रफ़ी जो बहुत बड़े सिंगर थे, उनको इंट्रोड्यूस जो कराया फिल्म इंडस्ट्री में वो श्याम सुंदर ने करवाया, और जो हिंदू थे। और लता मंगेशकर जो हिंदू थी उनको इंट्रोड्यूस फिल्म इंडस्ट्री में एक मुसलमान ने कराया, मास्टर गुलाम हैदर ने। आप ये देखिए कि उस वक्त कोई मजहब का और इस चीज का नामो निशान भी नहीं था कि किसका ताल्लुक किस खित्ते से है, किस मजहब से है, वो कौन सी जुबान बोलता है, उसका रंग क्या है, उसकी नस्ल क्या है। तो एक मल्टी कल्चरल डाइवर्स लेकिन हारमोनियस एक माहौल था जिसमें के फिल्में बनती थीं। और लाहौर एक बहुत बड़ा फिल्म सेंटर था, बहुत से स्टूडियोज थे यहाँ पे बहुत सी फिल्में बनी पार्टीशन से पहले और इवन बाद में भी। और फिर यहाँ से लोग कलकत्ता भी जाते थे, यहाँ से बॉम्बे जाते थे, बॉम्बे से लोग लाहौर में आते थे। तो ये एक बहुत ही एक हम-आहंगी थी लोगों में फ़िल्म के हवाले से। जी। जी। ये तो बात हुई पार्टीशन से, बँटवारे से पहले की। अब ये भी हमें बताते चलें, इसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट्स के पास भी जाता हूँ और कुछ और बातें करते हैं हमारी फ़िल्मों का जो कंटेंट है उसके ऊपर। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बँटवारे से हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ा? देखिए जी, बहुत भयानक असर पड़ा, क्योंकि मज़हब की बुनियाद पे आपने आर्ट और कल्चर को आपने तक़सीम कर दिया। बहुत से लोग महज़ इस बिना पे बॉम्बे छोड़ के लाहौर आ गए कि वो मुसलमान थे, और बहुत से लोग जो हिंदू थे, सिख थे, उन्हें लाहौर छोड़ के तो दूसरी तरफ जाना पड़ा। ये एक बहुत बदकिस्मती है। अगर पार्टीशन हो भी गई थी तो उसके बाद फिर बेहतर होता कि हम वैसे तल्लुकात रखते जैसे मिसाल के तौर पे कनाडा और अमेरिका के हैं। लोगों का आना-जाना होता, नूरजहाँ भारतीय फ़िल्मों में जाके गाने गातीं, वहाँ से
मोहम्मद रफ़ी यहाँ आते और यहाँ आके पाकिस्तानी फ़िल्मों में गाने गाते, आपस में कोलैबोरेशन होती। लेकिन मसला ये हुआ कि हमने एक आइडियोलॉजिकल स्टेट बना दी। तो आइडियोलॉजिकल स्टेट जो होती है, उसमें फिर हर चीज़ को आइडियोलॉजी की नज़र से देखा जाता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जिससे आपको वाज़ेह हो जाएगा कि किस कदर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया आइडियोलॉजिकल स्टेट बनाने के नतीजे में। ये जब फ़िल्म इंडस्ट्री हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंडर थी, जिसके मिनिस्टर उस वक़्त सरदार अब्दुल रब निश्तर थे। तो हुआ ये कि अब जो यहाँ पे हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे, वो नहीं चाहते थे कि इंडिया से फ़िल्में यहाँ आएँ। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, वो चाहते थे कि फ़िल्में आएँ, क्योंकि उन्होंने तो अपना बिज़नेस रन करना था। तो अब वो दोनों मिनिस्टर के पास गए और उन्होंने कहा जी कि बात ये है कि देखें ये आप क्या कर रहे हैं, आप फ़िल्मों की इजाज़त ना दें। प्रोड्यूसर्स ने ये कहा, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा जी कि इजाज़त दे दें। तो डिस्ट्रीब्यूटर ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि एक नोटिफ़िकेशन इश्यू किया गया और नोटिफ़िकेशन ये था कि फ़िल्म जो है ना, वो लस्ट और ल्योर का काम है। ये शहवानियत को परवान चढ़ाती है, लिहाज़ा मुसलमानों को ये काम नहीं करना चाहिए। हाँ, गैर मुस्लिम ये काम कर सकते हैं, तो ठीक है, वो काम करें, हम देख सकते हैं। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जीत गए, प्रोड्यूसर्स हार गए और इंडिया से फिर फ़िल्में आना शुरू हो गईं और 47 से लेके 1965 जब वॉर हुई है, उस वक़्त तक इंडियन फ़िल्में पाकिस्तान में आती रहीं और लोग देखते रहे। लेकिन वो जो आइडियोलॉजिकल स्टेट में फ़िल्म अब कैसी आपने बनानी है, किस तरह की बनानी है, ये फिर स्टेट जो है वो बाद में तय करने लगी। तो उससे मैं समझता हूँ कि वो जो फ़िल्म आर्ट था, उसको बहुत नुकसान पहुँचा पाकिस्तान में। इंडिया को इतना नहीं पहुँचा क्योंकि वहाँ पे एक सेक्युलर स्टेट थी, वहाँ पे कोई इश्यू एज़ सच नहीं था कि आप ए.आर. कारदार हैं तो इंडिया में रह रहे हैं, आप मोहम्मद रफ़ी हैं तो आप इंडिया में रह रहे हैं, आप मधुबाला हैं, आप दिलीप कुमार हैं, आप इंडिया में रह रहे हैं, तो उनको कोई इश्यू नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे मिसाल के तौर पे दिलसुख पंचोली थे, उनको यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा, ठीक है जी? और ओपी नैयर को छोड़ के जाना पड़ा, श्याम सुंदर को छोड़ के जाना पड़ा। ये चले गए वहाँ पे, हमें बहुत लॉस हुआ हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में। ठीक है, इंडिया से भी लोग आए, लेकिन जो यहाँ पे मौजूद थे, फ़िल्म स्टूडियोज़ थे उनके, यहाँ पे पंचोली साहब का स्टूडियो था, इवन हाई कोर्ट के एक जज थे मोती सागर, वो भी फ़िल्म्स प्रोड्यूस करते थे। मिसाल के तौर पे एक फ़िल्म बनी थी द लाइट ऑफ एशिया 1925 में, जो महात्मा बुद्ध की ज़िंदगी पे हुँ, थी, हुँ। तो उस फ़िल्म को उन्होंने प्रोड्यूस किया था। तो ये सारे लोग जो थे, इनको फिर पार्टीशन पे छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन इंडिया में इतना मसला नहीं हुआ, इंडिया में मुसलमान जो रहे, वो वहाँ पे बाकायदा काम करते रहे और बहुत ऊपर गए। आप देखिए, आप जो लोग वहाँ पे थे, इवन जो ऑलरेडी मतलब नौशाद साहब वहीं पे रहे, मजरू सुल्तानपुर पूरी वहीं पे रहे, साहिर लुधियानवी वहीं पे रहे और आखिरी वक़्त तक वहीं पे रहे, उनको कोई इश्यू नहीं हुआ, वो फ़िल्में बनाते रहे। लेकिन यहाँ हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री बिल्कुल बंजर हो गई। लोग आए वहाँ से आए, लेकिन कभी भी हमने कोई ऐसा स्टैंडर्ड अपनी तारीख में अचीव नहीं किया जिस पे हम कोई फ़ख्र कर सकें। दरमियान में फ़िल्में बनती रहीं, अच्छी फ़िल्में बनती रहीं, लेकिन वो इंडिविजुअल एफर्ट्स थे। स्टेट की तरफ से कोई पैटर्नेज नहीं थी, बल्कि स्टेट जो थी वो बहुत सी फ़िल्मों को वो सेंसर करती रही। रूही एक फ़िल्म बनी थी 1954 में, जो कि सोशलिज़्म को थोड़ा-सा वो फ़ोकस कर रही थी। वो फ़िल्म बैन कर दी गई, रूही फ़िल्म जो थी। इसी हुँ, तरह हुँ। फिर एक मिट्टी के पुतले बनी, वो भी बैन कर दी गई और काफ़ी सारी फ़िल्में इसी बिना पे। तो आइडियोलॉजिकल स्टेट में ये मसले हो जाते हैं और फिर हम अमेरिकन कैंप में भी चले गए, तो फिर अमेरिकन इंटरेस्ट्स को भी हमने प्रमोट करना था। तो जैसे फ़िल्म थी मिसाल के तौर पे जैसे इंडिया में कुछ फ़िल्में बनी, जैसे नीचा नगर एक फ़िल्म थी। 1946 में वो फ़िल्म बनी, वो भी सोशल क्लास कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर थी। लेकिन वहाँ पे वो फ़िल्म चलती रही, पाकिस्तान में होती तो शायद बैन हो जाती कि उसमें एक सोशलिस्टिक उसमें टच था उस फ़िल्म में। तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ पार्टीशन से, पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को, इंडिया को उस तरह से नहीं हुआ।
जी अरविंद। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका ये तफ़सीलन गुफ्तगू करने के लिए। आपने मलिकाए तरन्नुम नूर जहाँ की बात की, तो मेरे पास उनकी एक किताब है जी, एजाज़ गुल की लिखी हुई, नूरजहाँ द मेलोडी क्वीन। तो 1982 में मैडम नूरजहाँ पहली दफ़ा हिंदुस्तान आईं। तो जब वो आ रही थीं, तो उनसे पाकिस्तान में पूछा गया कि जी आपका वहाँ जो है जाना किस लिए हो रहा है? आप क्यों जा रही हैं वहाँ? तो उन्होंने जवाब दिया कि जहाँ पैदा हुई हूँ, वहीं ना जाऊँगी, वहाँ नहीं जाऊँगी तो और कहाँ जाऊँगी? एनीवे, वो जब आईं तो उनको लाने के लिए दिलीप साहब खुद गए और आई एम श्योर आप लोगों ने वो वीडियो क्लिप देखी होगी जिसमें कि दिलीप साहब जब उनका इस्तकबाल कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि आप जितने बरस हमसे दूर रहीं, ठीक उतने ही बरस हमने भी आपका इंतज़ार किया। तो वो आप दीदा हो गए उनके बारे में बातें करते-करते। तो उस वक़्त जब मैडम नूरजहाँ ने हमारे यहाँ तो सवाल ये था कि क्या वो गाएँगी या नहीं गाएँगी? तो पूरे प्रेस के अंदर हर जगह पे यही शोर पड़ा हुआ था कि इज़ शी गोइंग टू सिंग और नॉट? उस ऑडियंस में हमारे सारे फ़िल्म स्टार्स, सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स हर कोई बैठा था। वहाँ फिर उन्होंने जी गाया आवाज़ दे कहाँ है और मैं क्या बताऊँ वो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, कोई देखना चाहे तो देख सकता है। आगे चलते हैं जी प्रोग्राम में, अमारा इफ्तिकार साहिबा की तरफ चलते हैं। अमारा साहिबा हमारी फ़िल्मों में औरत को महज़ जिस्म की नुमाइश के तौर पे क्यों दिखाया जाता है? आजकल देखें तो आइटम नंबर के बगैर कोई फ़िल्म नहीं बनती। एक वक़्त ऐसा भी था कि फ़िल्मों में रेप सीन का होना बहुत ज़रूरी होता था। अब देखें तो शायद ही कोई फ़िल्म बनती हो जिसमें आइटम सॉन्ग ना हो, ऐसा क्यों? जी अरविंद, जैसे अल्ताफ साहब ने बहुत ही अच्छा हिस्टोरिकली हमें सारा कुछ इतना अच्छी तरीके से समझाया, जो मे बी कि हमारे उनके ऊपर ग्रिप इतनी अच्छी नहीं थी उस मौजू पे, जिस खूबसूरती से उन्होंने हमें ये चीज़ें समझाई बताई हैं। जो आपने पॉइंट उठाया है कि औरत के जिस्म की नुमाइश के बगैर या फिर उनके ड्रेप सीन्स जो हैं वो पर्टिकुलरली आपको आप देख लें 80s 90s सारी मूवीज उठाकर जी। देख लें, शायद ही कोई ऐसी मूवी हो जिसमें ये ऐसे सीन ना हो। और उसके बाद से लेकर आप आइटम सॉन्ग पे आ जाएँ, तो इसकी जो बेसिक तो अगर मैं देखूँ तो हर मामले को ऐसा देखा जाता है कि फाइनेंशियल रीज़न्स की बिना पर, क्योंकि देखिए जी आप इस सिनेमा को देख कौन रहा है? सिनेमा को अर्निंग कहाँ से आ रही है? मर्द मिसोजिनिस्ट रवैये तो इसलिए दिखाए जाते हैं क्योंकि जब आपकी देखने वाली ऑडियंस की जो मेजॉरिटी है वो मर्द है, तो मर्द क्या पसंद करता है देखना, वो ही दिखाया जाएगा। तो इसको आप थोड़ा-सा अगर इमोशन से हटकर देखें, इसको लॉजिकली भी देखें, तो उसके साथ आप बिल्कुल ईज़िली वो रिलेट कर सकते हैं कि ये रीज़न्स भी थी इसको इस तरह से दिखाने की। दूसरी बात मैं ये समझती हूँ कि पिदरसरी निज़ाम मैंने जैसे आपको पहले ज़िक्र किया, मिसोजिनी ये रवैये, औरत को कमतर दिखाना, एक अच्छी माँ, अच्छी बेटी और उस तरह से दिखाना, और फिर एक ख़ास एंगल होता था जो जिनको रेप सीन कह लें या फिर वो गैरत का दिखाना। एक मर्द तब बनता है जब उसकी गैरत जागती है, चाहे वो बहन के लिए हो, चाहे वो हीरोइन के लिए हो, तब वो हीरो जाके बनता है। तो उसको हीरो बनाने के लिए भी मेरे ख़्याल में वो यूज़ किया जाना वो बहुत ज़रूरी होता था। और जब वो रेप सीन्स आते थे और एक ख़ास तौर पे आपने देखा होगा, आप सब अगर मूवीज़ देखते हैं तो 80s में, 90s में, इवन अभी तक की मूवीज़ में भी, कई मूवीज़ में हीरो जो है पर्टिकुलरली वो हीरोइन को इतना पीछा करता है, इतना वो ज़लील करता है हीरोइन को, उसके दुपट्टा पकड़ के खींचता है। मैंने 1-2 दफ़ा पहले भी बात की हुई है ऑनलाइन कि उसको दुपट्टा पकड़ के खींचेगा, गंदी बातें करेगा, फ़ुहश गुफ्तगू होगी, हीरोइन का दिन-रात जीना हराम कर देगा और फाइनली ऐसे वाहियात इंसान से उस हीरोइन को प्यार हो जाएगा। तो ये हमें दिखाया और बताया गया कि हीरो ऐसे होते हैं और हीरोइन हीरोइंस भी कैसी करती होती हैं। है कि वो मैंने कहा हीरोइंस भी करती हैं। हीरोइन वो होती है जो सहेलियों के झुंबट में एक खूबसूरत आपने बंदी रखनी है, बाकी अगर सहेलियां सपोज टू बी एंड इट शुड हैव टू बी थोड़ी सी उनसे वो कम सूरत हो, साइड रोल देने हैं और हीरोइन के पीछे हीरो ने आई एम सॉरी टू से बट उस बुरी तरह से गैर इंसानी रवैया अपनाना है। और उसमें बहुत सारी मूवीज देखी होंगी आपने जिसमें वो साइको हो जाता है बहुत सारे, तो वो उस चीज़ को फिर हीरोइन को वो चीज़ बताएगी कि ये आपका हीरो है। असल ज़िंदगी में भी फिर ख़वातीन ने मैंने देखा है कॉलेज लाइफ़ में, स्कूल लाइफ़ में
मैंने बहुत असर देखा है कि मर्द और बच्चे स्पेशली लड़के जो हैं उनको इस तरह हीरो बनते हुए, लड़कियों के ऑटोस के पीछे जाते हुए, लड़कियों का पीछा करते हुए, आवाजें देते हुए, दुपट्टे खींचते हुए, आप सब गवाह होंगे इस चीज के। तो वो माशरे का आईना होती हैं या फिर माशरे को ये सिखाया गया। बहरहाल रेप सीन और फिर गैरत का आना, और आपको पता है कि ऑनर किलिंग उसके साथ अगर आप लिंक कर दें तो इसका एक बड़ा लाइटर सा वर्जन जो है वो गैरत 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 दिखाई गई। हर तकरीबन फिल्म जो है वो नामुकम्मल होती थी इस गैरत के बगैर, कि माँ के लिए गैरत आ गई, बेटी के लिए गैरत आ गई, बहन के लिए आ गई, हीरोइन के लिए आ गई। तो मैं नहीं समझती कि औरत को बाहैसियत औरत या फिर कभी इंडिपेंडेंट किसी रोल में बहुत कम नहीं होंगे, कुछ चंद एक आप कह सकते हैं, उसमें दिखाया गया हो उसको। शी सपोज टू बी अ गुड वाइफ, अ गुड मदर, अ गुड बहन। तो उसके बाद जनाब अगर आइटम सॉन्ग्स की बात आती है तो अगेन वही, अब रेप सीन्स और उस पर लोगों ने बात करनी शुरू कर दी कि ये थोड़ा सा ज्यादा है या इसको थोड़ा सा उसको। इवन कि आपने अगर कभी शो देखा हो, आमिर खान ने अपने एक शो में ही ये इन चीज़ों का जिक्र किया और कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ ऐसी फिल्में करने पर। मैं खुद भी ऐसी कर चुका हूँ। तो इसका मतलब है कि कुछ रियलाइजेशन उसके बाद फिर सोचा गया कि अब क्या किया जाए, अब वो भी सीने तो फिर आइटम सॉन्ग्स जो है उनको मुतारिफ करवाया गया, और उसके जरिए जो है वो जब, क्योंकि देखे ना ऑडियंस मर्द है तो आपने ऑडियंस अपनी जो है वो भी तो आपने किसी ना किसी तरह से उनको भी तो आपने खींचना है। और मासिस के लिए सिनेमा है, आप जानते हैं कि ये जो विजुअल इंटरटेनमेंट है, ये जो यूं यूं समझ लें कि आईक्यू जिनका ज्यादा हो उनके लिए तो आप किताबें लिखें, वो किताबें पढ़ेंगे। जो सिनेमा है वो उन लोगों के लिए, आम आवाम के लिए है जिनका आईक्यू या जिनकी तालीम जो है वो उस लायक या उस काबिल नहीं है कि वो एक स्टैंडर्ड चीज देख सकें। तो इसलिए हमेशा मैं समझती हूँ माशरे का आईना जरूर थी, लेकिन इस माशरे को खराब करने में भी पूरा पूरा हाथ रहा है कि उनको उससे भी कमतर लेवल दिखाया गया, हमेशा दिखाया गया, और लोगों ने ये पसंद किया। आप आज भी देख लें वो मूवीज जिनको आप या हम या कोई भी इंसान जो थोड़ा बहुत भी आईक्यू बेहतर रखता है, वो 2 घंटे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसमें आप दबंग ले लें, आप चाहे जितनी भी मूवीज आप यू कैन नेम इट, हम नहीं देख सकते, लेकिन अवाम में करोड़ों लोग वो देखते हैं और वो मशहूर होती हैं, क्योंकि अवाम जो है उनको तालीम का मयार या उनकी वो सोच है वो वहां तक वो रिफाइंड नहीं है। तो फिर मेरे ख्याल में ठीक है, इट्स वो क्या कहते हैं कि जस्टिफाइड कि ऐसे ही दिखाते जाएं, औरतों को आइटम सॉन्ग के तौर पे दिखाएं। में भी आगे वक्त बेहतर हो तो थोड़ा और कुछ इवॉल्व करके रेप सीन और आइटम सॉन्ग से थोड़ी सी बात आगे पहुंच जाए। इस पर सोचने की ज़रूरत है। दिव्या जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फ़िल्मों ने समाज की बुराइयों को दूर करने में भी कोई रोल अदा किया होगा, थोड़ी-सी उसकी निशानदेही करें। जी, थैंक यू अरविंद जी। ऐसा है कि यहाँ पे एक मूवी की शूटिंग हुई थी जिसका नाम था कुदरत, हाँ। एंड दैट फिल्म वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि उसका जो कास्ट था फ्रॉम राजकुमार जी, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, प्रिया राजवंश, बहुत ही एक स्टेलर कास्ट था विद वेरी पावरफुल पर्सनालिटीज। इस मूवी ने इसे बहुत इंटरेस्टिंग तरह से टू द फोरफ्रंट लाया। सबसे पहले जैसे हमारा जी ने कहा था, रेप तो उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर इंटीग्रल पार्ट, क्योंकि इसमें भी जो पारो हेमा मालिनी है, a man from a high status, a ठाकुर, he is a man who is the bad man. उसने इस बेचारी कन्या का रेप किया, और फिर जब वो आती है शिमला तो दिखाया जाता है कि हाउ विनोद खन्ना जी एज अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट डज पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अब ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट तो आई थिंक वाज अ वेरी अनयूजुअल टॉपिक। इज देयर सच अ थिंग एज पास्ट लाइफ? बिकॉज एज इंडियंस हमारे ये रिलीजन में भी है, हमारे ये बिलीफ सिस्टम में है दैट वी मस्ट लिव अकॉर्डिंग टू द Hindu thinking that everything is according to our past life. And of course, the great rape scene which followed shortly afterwards, इसमें भी it was shown कि औरत का ये है कि उसे सबसर्विएंट रहना ही है। अगर आप सबसर्विएंट नहीं रहेंगी तो आपका रेप किया जाएगा। I mean, अगर देखा जाए to treat someone's behavioral problem, अगर आप किसी से नाराज हैं या किसी कोई आपकी बात ना माने तो क्या आप मतलब इज दैट द बेस्ट वे टू डील विद द प्रॉब्लम? बस रेप देम। सो इसने साइलेंटली जो हमारी सोसाइटी के फैब्रिक में इसको टोटली नॉर्मलाइज किया। जैसे जो मशहूर हीरो थे रंजीत, उन्होंने कहा कि मैंने 350 रेप सीन्स किए हैं हमारा जी, 350 रेप सीन्स। जब वो पंजाब जाते थे उनको तो शर्म आती थी क्योंकि घर वाले भी कहते थे बेटे ये तुमने क्या प्रोफेशन चूज किया है,
but eventually he is very respected. But the point being, rape was normalized. Second day हमने ज़ीनत अमान और पद्मिनी कोल्हापुरी का rape देखा. It is all normal. This is how life is supposed to be. One day you might grow up and you might get raped. पर हमें वो experience to put in a child's head that if you don't behave, somebody will come and rape you. I think कि इस तरह की without thinking इस कॉन्सेप्ट को फिल्म में बार बार क्रिएट करना had a very negative impact on the upcoming generation. जिस तरीके से इन लोगों को मतलब इनके माइंडसेट को अफेक्ट किया, जो से ये उन्नाव और हाथरस का रेप केस था, जब द परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम, जब वो लड़के पकड़े गए, वो कहते थे जी कि हम तो बचपन में ना ऐसी मूवीज देखते थे और वहां पे लड़की कहती थी ओह भगवान के लिए छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे. तो हमको भी लगा कि हमने ये सीन रिएक्ट करते हैं, यू नो, ये तो हमारी चाइल्डहुड की एक फैंटेसी थी. तो व्हेन फैंटेसी बिकम रियलिटी, व्हाट इज अनएक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि जैसे ये अमेरिका नहीं है. आप अमेरिका जाएंगी, हम कोई भी जाएंगे, वहां पे तो जेंटलमैन क्लब का कल्चर है. आई मीन अगर आपका मूड कर रहा है, जाइए किसी जेंटलमैन क्लब को विजिट कीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, डिस्ट्रैक्ट कीजिए. इंडिया में आप वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी एजुकेटेड है ही नहीं. हमारे जैसे कितने लोग हैं जो कॉलेज गए हैं. फ्रस्ट्रेशन का एक लेवल भी है कि मर्दों और औरतों को हमने सेग्रीगेट कर दिया है, अलग थलग कर दिया एक दूसरे से, तो उसका भी एक असर पड़ता है. हाँ, मतलब कि जब शादियां होती थी, जब हम लोग राजस्थान जाते थे, तो मैं अपनी मदर को फॉलो करती थी. सारी लेडीज के हेड्स कवर होते थे और वो था जनाना और दूसरे साइड था मर्दाना. तो मतलब हम एज राजपूत ऑल्सो बचपन से ही मैंने ये जनाना मर्दाना का कल्चर देखा है. लेडीज अपना हेड कवर करती और चुपचाप से जो सीनियर लेडीज थी, बड़े बड़े विस्की के पैग्स लेती थी घूंघट के नीचे, बट खुलेआम कुछ नहीं अलाउड था. बट होता तो है. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि हमारी है हिपोक्रिटिकल सोसाइटी, जहाँ पे अगर करना है तो देखना, कोई देखे ना, चुपचाप से करना. और दैट इज द मेंटालिटी जिसमें आप ये जहरीला एनवायरनमेंट ग्रो करता है, जहाँ पे लोग हर चीज करना चाहते हैं, पर बिकॉज देयर विल बी शेम, एवरीथिंग हैपेंस बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स. क्यों ना हमारा जी? ये तो अच्छी बेटी और अच्छी हीरोइन बनने के लिए. एग्जैक्टली. जी, ये तो एक गिला है आपका, आप दोनों का. और मैं ये समझता हूं कि काफी हद तक दुरुस्त भी है. क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि ये जो भी इशू इन्होंने रेज किया है, ये है बिल्कुल, मतलब ये कि इस किस्म की चीज़ें फिल्म्स में वाकई प्रोजेक्ट की जाती हैं. और मेरे ख्याल में अगर इस तरह के रोल मॉडल्स आप प्रेजेंट करेंगे तो फिर इनको सोसाइटी एमुलेट करेगी और वो एक चीज़ प्रमोट होगी उस तरह से. तो मैं तो एग्री करता हूँ इनसे, बिल्कुल ये सही कह रही हैं कि काफ़ी हद तक जो है वो फिल्मों में ये इस तरह के जो रोल मॉडल्स आप प्रेजेंट करते हैं, उनका सोसाइटी पे ओवरऑल एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. तो अब बात ये है कि अब जाहिर है कि बेसिकली तो एक ड्रामा है, वो एक स्टोरी है, वो उन्होंने क्रिएट की है, उन्होंने ऑडियंस तक पहुंचना है, ऑडियंस को उन्होंने अट्रैक्ट करना है, पैसे कमाने हैं. तो उसके लिए फिर वो उसका एक कमर्शियल एस्पेक्ट भी है और कमर्शियल एस्पेक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है. उसमें फिर आप किसी भी हद तक चले जाते हैं और इन चीज़ों को आप दिखाते हैं. लेकिन मेरा ख्याल ये है कि बहरहाल ये जो ट्रेंड्स हैं जिसमें कि फीमेल को प्योरली आप एक ऑब्जेक्ट के तौर पे दिखाते हैं और जो हीरो का जो रवैया होता है, ये डेफिनेटली इसका एक नेगेटिव एक फॉल आउट तो है. तो मेरा ख्याल है कि इस पहलू पे भी गौर करना चाहिए, इसको देखा जाना चाहिए और फिल्म बनाते हुए जो एथिक्स हैं उनको सामने रखना चाहिए. मैं एग्री करता हूँ इस बात जी. से. चलें, अब आप तीनों से एक ही सवाल है और मैं चाहूंगा कि कम से कम हो सके तो एक ऐसी कोई चीज आप पॉइंट आउट करें, क्योंकि अब तक जो तस्वीर खींची है उसमें तो ये लग रहा है कि जी फिल्मों ने बड़ा नुकसान किया है. कोई हमारे मुआशरे के की जितनी भी तमाम बुराइयां रही हैं, हिंदुओं की बात कर लें तो हमारे यहाँ पे दहेज का जो एक कल्चर है, जो कि मुसलमानों में भी, सिखों में भी उतना ही है,
पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, उसको एड्रेस किया फ़िल्मों ने। इस तरह से और भी बहुत सारी जो हैं, उनके बारे में एक-एक करके आप बिल्कुल मुख्तसर सी बात बताएँ कि कोई अच्छा इम्पैक्ट क्या फ़िल्मों ने छोड़ा सोसाइटी पे? वसीम साहब आप ही से शुरू कर लेते हैं। देखिए, बहुत सी ऐसी फ़िल्में बनी हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप ये देखिए कि अ, यहाँ पे जैसे इंडिया में मिसाल के तौर पे मदर इंडिया फ़िल्म बनी, हुँ, दो हुँ। बीघा ज़मीन फ़िल्म बनी, ढींचा नगर फ़िल्म बनी। अब ये सारी फ़िल्में जो थीं, ये सोशल इश्यूज़ को एड्रेस कर रही थीं और जैसे अब एक फ़िल्म थी धरती के लाल, अब उसमें जो बंगाल का जो कहत था, उस पे फ़ोकस किया गया और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। और इसी तरह दो बीघा ज़मीन में जो कि एक कह लें कि एक फ्यूडलिज़्म है, उस हवाले से वो फ़िल्म बनाई गई थी। और इसी तरह जैसे रोटी फ़िल्म थी, उसमें भी वो एक आपको ख़ास तौर पे एक सोशलिस्ट एक टिल्ट नज़र आता है, महबूब खान की जो फ़िल्म थी। हुँ, हुँ। तो फ़िल्में जो थीं वो एक ख़ास नुक्ते नज़र को सामने रख के भी बनाई गईं और मेरा ख़्याल है कि फ़िल्में उनका एक अच्छा एक असर भी होता है। जैसे अब मिसाल के तौर पे मदर इंडिया को आप देख लें, अब मदर इंडिया नॉमिनेट हुई थी ऑस्कर अवार्ड के लिए, 1 वोट से रह गई थी वो। हुँ, हुँ। लेकिन उसका कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट कि एक औरत की उसमें सैक्रिफाइस और उसकी स्ट्रगल दिखाई गई है और फिर वो कितना बड़ा उसने एक ऑब्जेक्टिव अचीव किया। तो वो एक मैं समझता हूँ वो एक तरह की वो एक मोटिवेशनल फ़िल्म भी थी। तो ऐसी फ़िल्में जिनमें मिसाल के तौर पे अब वुमेन राइट्स को फ़ोकस किया जाता है, औरत की स्ट्रगल को फ़ोकस किया जाता है, अर्बन लाइफ़ के इश्यूज़ को एड्रेस किया जाता है। मसलन श्री 420 जो थी, वो एक अर्बन सेटिंग में बनाई गई थी। इसी तरह प्यासा थी, कागज़ के फूल थी। ये सारी फ़िल्में जो थीं, ये एक अर्बन एक एनवायरनमेंट के अंदर जो इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको एड्रेस कर रही थीं। तो फिर बाद में और भी बेशुमार फ़िल्में बनी, पार्टीशन के ऊपर जैसे गर्म हवा फ़िल्म बनी। तो जी। फ़िल्में अपना एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं लोगों को एक तरीके से एंटरटेन तो करती ही हैं, लेकिन एक मैसेज भी देती हैं। तो वो मैसेज जो है, उस मैसेज का की अपनी एक स्ट्रेंथ है, अपनी एक पावर है, अपना एक इम्पैक्ट है, जो कि सोसाइटीज़ को अफ़ेक्ट करता है। अब एक बजरंगी भाईजान फ़िल्म बनी। अब हुँ। वो फ़िल्म इतनी हिट हुई पाकिस्तान में और इवन इंडिया में भी और इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज था उस फ़िल्म का, बजरंगी भाईजान का। अब आप देखें, तो मैं समझता हूँ कि फ़िल्म्स लोगों को करीब लाने में बहुत एक अहम रोल प्ले करती हैं। बहुत कुछ बताती हैं फ़िल्में, एक एक इनडायरेक्ट तरीके से वो बहुत बड़े-बड़े मैसेजेस लोगों तक पहुँचा रही होती हैं। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है, जो कि इम्पैक्ट करता है सोसाइटीज़ को। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हमें इस फ़ील्ड को, ये जो एक फ़िल्म इंडस्ट्री है, इसको इसको प्रमोट करना चाहिए, इसको पैट्रोनाइज़ करना चाहिए, बिल्कुल। एनकरेज करना चाहिए कि अच्छी फ़िल्में बनें और वो लोगों को करीब लाने में और लोगों के मसाइल के हवाले से उनको अवेयरनेस देने में अपना एक रोल प्ले कर सकें। जी, अरविंद। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लोगों को करीब लाने में फ़िल्मों का एक अहम किरदार होता था। वीर ज़ारा को ही आप मसलन ले लें। 2004 में जब वीर ज़ारा आई, तो 2004 से लेके 2008 का जो पीरियड है, वो मेरी लिविंग मेमोरी में जो अब तक मैंने देखा है और जो मुझे याद है आँखों देखा, वो सबसे अच्छा दौर रहा। दोनों दोनों मुल्कों के अवाम के लिए। जो मैंने नोटिस किया टाइम टू टाइम, तो अच्छी मूवीज़ भी आई हैं, जिसमें आपने औरतों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाया है। आप रिसेंटली देख सकते हैं, अच्छे मौज़ूआत पे मूवीज़ बनी हैं, जिन्होंने काफ़ी हद तक मैं कहती हूँ कि माइंडसेट बहुत चेंज होते हैं। थप्पड़ आपने अगर देखी हो, किसी को देखने का इत्तेफ़ाक हुआ हो, पिंक देखी हो, अगर आपने ख़वातीन के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की, तो उससे बड़ा बहुत चेंज होता है कि भैया आप औरत की इज़्ज़त भी कर सकते हैं। आपको और बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बन चुकी हैं, जिसमें बड़ी लाइटर किस्म के जो छोटे-छोटे मसाइल हैं, वो उनको हाइलाइट किया गया है। उसके अलावा मैं देखती हूँ कि ख़वातीन को ही लेने के अलावा एजुकेशनल बहुत सुपर 30 आपने देखी हो।
अमिताभ और अजय की एक इसी तरह एकेडमिक उनको लेकर मूवी बनी। उसके अलावा आप तारे ज़मीन पे बच्चों को साइकोलॉजिकली जो ट्रॉमास और उनसे गुजरना पड़ता है, आमिर खान की मूवी देख लें, आप दंगल देख लें, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अगर आप देखना चाहते हैं। तो मैंने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदली भी हैं, औरतों के लिए ख़ास तौर पर बहुत सारी चीज़ें, रेप सीन जो है वो ना होने के बराबर रह गए हैं। कंसेंट क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से एजुकेट किया जा रहा है, टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। और इसके साथ-साथ मैं देखती हूँ कि इंडिया पाकिस्तान की जो तनाज़ुर में आपने वीर ज़ारा का ज़िक्र किया है, अल्ताफ़ साहब ने ज़िक्र किया है, तो मैं तो उनमें जो अगर मैंने देखी बॉर्डर है या गदर है या वो मूवीज़, और मैंने जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया जिस मूवी ने, जो यूँ समझ लें कि मेरी मोस्ट फेवरेट मूवी है, वो मैंने आपके साथ एक दफ़ा पहले भी शेयर की, क्या दिल्ली क्या लाहौर। आप वो मूवी देखें तो पता चलता है कि इंसानी जज़्बात को किस खूबसूरती के साथ, और बहुत सारे मौज़ूआत ऐसे जिसे पहले बोरिंग समझ के कि इनको कौन देखेगा, उनको टच किया गया और उनके ऊपर पूरी-पूरी फ़िल्में बनाई गई, औरतों के मौज़ूआत पर। तो ये चीज़ें मैं बड़ी इसको ज़बरदस्त देखती हूँ, और इसको मैं देखती हूँ कि माशरे में बहुत अच्छा जो चेंज लाने वाली चीज़ें हैं, औरतों को लेके औरत को क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, इन चीज़ों को लेके अब इन डिबेट से हटके बहुत अच्छी-अच्छी स्ट्रॉन्ग, जिसमें आप फीमेल का अच्छा कैरेक्टर देख सकते हैं। आपने पहले इसको साइड कैरेक्टर रखा हुआ था, अब मेन लीड रोल कर रही हैं। आपके पास बहुत सारी हीरोइन्स आपके पास अब हैं। आप तापसी पन्नू को देख लें, आप बहुत सारी, आप आजकल दीपिका है, उससे पहले बहुत सारी हीरोइन्स हैं जिन्होंने अब पूरी-पूरी मूवी चलाई हैं भी अपने कंधों पे, जो कि पहले आप सोच भी नहीं सकते थे। कि आपका एक मतलब हीरो और स्ट्रॉन्ग हीरो, हीरोइन का काम सिर्फ नाचना है उसके आसपास, या फिर वो चीखो पुकार करनी है जब रेप सीन हो जाए, या फिर पवित्रता, और या वो नेकी और बढ़ाई, और माँ बन के वो सफेद बाल सारे। आजकल की माएँ भी मॉडर्न दिखाई जा रही है, बड़ी पॉजिटिव चेंज आया है कि दिखाया जा रहा है कि माँ की एक अपनी भी जिंदगी होती है, बेटी की एक अपनी भी जिंदगी होती है। तो वो सारी चीजें, तो मैं समझती हूँ कि ये चीजें जो है इनका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे, सोसाइटी बदल रही है अगर, तो सोसाइटी को दिखाया जा रहा है। जब दिल्ली के वाक़यात पे जो एक बहुत अच्छा आपने देखा होगा कि ओटीटी पे एक पूरा उसके ऊपर सीज़न बना जो दिल्ली रेप केस था। तो जी। मैं समझती हूँ बहुत अच्छा चेंज भी आया है। आई मस्ट एडमायर दैट। जी। मैं यही सवाल मेरा आपसे है दिव्या जी से, आप कुछ निशानदेही करें कि हमारी समाज में जो है कुछ फ़िल्मों का जो पॉज़िटिव रोल रहा है उसके ऊपर। जो हमारा समाज है, इट हैज़ अ वेरी सिलेक्टिव एक्सेप्टेंस। कोई चीज़ें मतलब कोई कॉन्सेप्ट्स वो बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लेता है और कोई कॉन्सेप्ट्स वो बड़े जेंटली रिजेक्ट कर लेता है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ जैसे जो हमारे जो ये ट्रांसजेंडर ह्यूमन बीइंग्स हैं, कि इनका हम अपने समाज में हम इनको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। आज की डेट में जो मिलेनियल जनरेशन है उनका तो अप्रोच ही कुछ और है। बट द फर्स्ट टाइम अगर आप याद करेंगे, जो ये मूवी लावारिस थी, जिसमें अमिताभ बच्चन का एक फेमस तुम्हारे अंगने में मेरे तुम्हारा मेरे क्या अंगने में काम है, तुम्हारा क्या दैट्स काम है? तुम्हारा क्या काम? हुँ। हाँ, वो एक यूपी का एक फोक सॉन्ग था ना, जो उन लोगों ने मतलब पूरा मतलब दे चेंज द होल वर्डिंग्स एंड एवरीथिंग, बट पीपल ने लोगों ने बहुत रिजेक्ट किया उसे कि ये क्या मजाक है, ये अमिताभ बच्चन का क्या है, ये चोली घघरा पहन के उसे नचा रहे हो और ये लिरिक्स कैसे हैं। तो वाज वेरी नेगेटिवली व्यूड। जो उनको फीडबैक और रिस्पॉन्स मिला उस गाने की तौर बहुत नेगेटिव था। बट देन स्लोली दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि हम लोगों ने देखा कि अच्छा ट्रांसजेंडर टाइप की भी कोई चीज होती है। आई मीन एज कि हमें थोड़ी पता था कि अगर हम यूनक्स को देखते थे तो हम लोग घबरा के ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग जाते थे। ये एक ऐसी चीज थी जिसे देख के आप भागो या आपको एक तड़प जैसी महसूस होती थी। देन स्लोली महेश भट्ट ने ये तमन्ना मूवी डायरेक्ट की। आई डोंट नो अगर आपने किसी ने देखी है, पर जिस तरीके से द इशू वाज हैंडल्ड वाज डन वेरी ब्यूटीफुली। फिर आपने दायरा देखी होगी बाय अमोल पालेकर, व्हिच वाज द लव बिटवीन अ रेप सर्वाइवर एंड अ ट्रांसजेंडर पर्सन, कि व्हाई इज एवरीथिंग बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। आजकल का जो ये नया जनरेशन है ये बहुत बढ़ चुका है, ये कह रहा है कि मैन वुमन तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट। नाउ ही शी ही, अगर आप देखें इंस्टाग्राम पे दे आर समबडी इज कॉल्ड मिस्टर मनोज, बट यू हैव टू एड्रेस मिस्टर मनोज एज शी एंड हर। तो एक नई कम्युनिटी डेवलप हो चुकी है विच इज डिमांडिंग इट्स राइट्स कि आई माइट बी बोर्न इन अ मैन्स बॉडी पर मेरी रूह एक औरत की है, एंड वाइस वर्सा।
तो जो ये कम्युनिटी जो क्रिएट हो चुकी है और इट इज ग्रोइंग रैपिडली, इट इज बीइंग शोन इन आवर फिल्म्स इन अ वेरी डेलिकेट वे। तो ऐसा नहीं है कि हमारी फिल्म्स सब कुछ नेगेटिव ही दिखाती हैं, वो हमें दिखाती हैं कि थोड़ा मतलब आप इनको रिकॉग्नाइज तो करो, ठीक है, अगर आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो रिजेक्ट तो ना कीजिए ना। तो देन देयर वाज अनदर मूवी, क्या कहते हैं, टॉयलेट, एक प्रेम कथा। तो हाउ टू प्रोग्रेस एंड क्रिएट स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइजीन एंड मॉडेस्टी फॉर अ लेडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आई एम ट्राइंग टू थिंक, डार्लिंग बहुत अच्छी थी, और ये आलिया जी भट्ट की, अभी रिसेंटली। हाँ डार्लिंग्स बहुत फनी थी। मतलब जिस तरीके से, एक तो जो टाइटल ही है, इट कैचेस योर वुमेन अटेंशन, एम्पावरमेंट, यस। कि अगर आपका हस्बैंड आपको रोज डंडे से मार रहा है, झाड़ू से पीट रहा है, आपके बाल खींच रहा है, कि आप फिर जाएंगे उसके पास, चाय देंगे उन्हें, फिर उनके पाँव दबाएंगे। मतलब द ओल्ड सिस्टम कि जो भी आपका हस्बैंड करे, आपको कूटे, आपको मारे, आपकी जिंदगी बिल्कुल नेगेटिव ही कर दे, पर आपका as a woman, it is your job to keep your man happy. Doesn't matter वो आपको खुश नहीं रखते हैं, पर आपको तो खुश रखना ही पड़ेगा। तो डार्लिंग्स ने इसको बहुत क्यूटली एड्रेस किया कि कैसे इन द एंड ये लोग चले जाते हैं पुलिस स्टेशन, और अपना जो एंटी हीरो है उसकी क्या समस्या थी एंड में, बट इट इज शोइंग दैट लेडीज, उठो, अपना पावर वापस लो, डू नॉट बी अ डोमैट। So there is positive in the millennial movie. ये तो नहीं है कि नेगेटिव। हम तो अपने बचपन की बात कर रहे थे जो हमारी मेमोरीज में है, पर जो न्यू जनरेशन है, there is a certain sensitivity how to treat people. आपने एलजीबीटी कम्युनिटी की बात की, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, और ये कहा कि जी अनकंफर्टेबल इश्यूज को फिल्मों ने एड्रेस किया। इससे पहले कि मैं जी। वसीम साहब की तरफ जाऊं और उनसे पूछूं कि जी पाकिस्तान में ये जो डाउनफॉल आया है वहाँ के सिनेमा का, उसकी क्या उसके रीजंस हैं, मैं जानना चाहता हूँ हमारा इफ्तिकार साहिबा की तरफ, और इनसे ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे सेंसिटिव जो इश्यूज हैं उन पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं, जैसे कि जिंदगी तमाशा, जी जॉयलैंड, जावेद इकबाल। ये फिल्में तो बहुत अच्छी थी, सोसाइटी में इनका बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता, लेकिन क्या वजह रही कि पाकिस्तान ने इन फिल्मों को बैन ही कर दिया? जैसे कि स्टार्ट में ही आपको बताया गया, वसीम अल्ताफ ने बताया आपको कि ये एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, एक सिक्योरिटी स्टेट से हटकर। तो दो कौमी नज़रिए को अगर देखें तो स्टार्ट से ही आप देखें कि हमने इस्लामी रियासत बनाई, और इस्लामी रियासत में ऐसी चीज़ों पे बात करना मना है। जो आपने मूवीज़ का जिक्र किया है, इनमें जॉयलैंड जो है वो एक ट्रांसजेंडर बेस्ड मूवी है, जिस पर बात करना मना है पाकिस्तान में। उसमें जो उसका एक रिलेशनशिप दिखाया गया है एक नॉर्मल लड़के के साथ, और जिस तरह से, तो वो जी वो हम नहीं देख सकते। हम सोसाइटी से, हमारे कल्चर से वो कन्फ्लिक्ट करते हैं, इसलिए बैन कर दी, क्योंकि आपको पता है स्टेट के लिए ये काबिल कबूल नहीं है। जिंदगी तमाशा अगेन एक सेंसिटिव टॉपिक था, उसको इसीलिए कहकर बैन कर दिया गया कि अगेंस्ट आवर कल्चर। और उसके अलावा आपने जावेद इकबाल के जो जिक्र किया है, वो तो एक फेमस केस रहा है। एक जावेद इकबाल, ये एक रियल बेस्ड स्टोरी थी, कि जिसमें ट्रू स्टोरी में एक बंदे ने लाहौर से, जावेद इकबाल जिसका नाम था, उन्होंने 100 से ज्यादा अबव लड़कों का, नॉट बच्चियों का, लड़कों का, बच्चों का रेप किया, उनको उनका कत्ल किया। और इंतहाई खौफनाक किस्म की एक वो थी, कहानी थी। उसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई, और बहुत ही खूबसूरत फिल्म, और उसको बैन कर दिया गया। तो मतलब इसके अलावा एक अमेरिकन पाकिस्तानी है, परवीन बिलाल साहिबा, उन्होंने मूवी बनाई कि आई सी यू देयर, आई विल सी यू देयर, वो बैन कर दी गई। आप जब भी, जहां भी आप किसी भी नॉर्मल चीज पे बात करना चाहेंगे कि जो आपकी सोसाइटी में हो रही है, अभी तक तो बातें तो अभी तो किसी ने जुर्रत ही नहीं की कि आप मूवी बनाएं कि जो औरतों के साथ हो रहा है पाकिस्तान में, या फिर मुदरसों में जो बच्चों के साथ हो रहा है, या जो यूनिवर्सिटीज में बच्चियों के साथ हो रहा है, ये जो माशरे में खवातीन के साथ हो रहा है, आपकी माओ बहनों बेटियों के साथ हो रहा है, कभी किसी ने जुर्रत ही नहीं की। ये एक दो टॉपिक्स को लेकर अगर किसी ने की है जुर्रत, तो वो बैन ये कहकर कर दी गई, क्योंकि ये हमारे कल्चर को के अगेंस्ट है, ये हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए हम इसको बैन कर रहे हैं। मूवीज तो हमारी ऑलमोस्ट बंद है। आपको पता होगा कि जो हमारे लेटेस्ट मूवीज बन रही हैं वो ना होने के बराबर है, क्योंकि ज़िया के दौर से लेकर अब तक तो आप देखें तो डिक्लाइन, क्योंकि ये भी हमारी स्टेट पॉलिसी है कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल देख के पाकिस्तान जो है टॉप ऑफ द लिस्ट आता है पॉर्न वीडियोस देखने में। लेकिन
हम लोग मूवीज नहीं बनाते क्योंकि वो हमारे कल्चर के खिलाफ जाती हैं ज्यादा, और वो हमारी यूथ को जो है वो स्पॉइल करती हैं, वो हमारे जो इस्लामी कल्चर है वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट जाकर हमारे बच्चों के जहनों को खराब करती हैं। ये और बात है कि अब जो बच्चे हैं उनके हाथों में मोबाइल आ गया है, ये और बात है कि मोबाइल के ऊपर बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप देख सकते हैं, लेकिन हम इनके ऊपर मूवीज नहीं बना सकते। तो ये जो आपने जिक्र किया है, ये मूवीज तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये तो बड़े एक आम सी टॉपिक्स है जिनको बैन कर दिया गया और उनको भी अनबैन करने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर वाकई किसी सेंसिटिव टॉपिक पर मूवी बन गई, जो कि कभी नहीं बनेगी, तो उसका क्या हाल होगा आप खुद सोच सकते हैं। जी, ऐसा ही है, बड़ी सोच आइडियोलॉजिक की स्टेट है भाई, इस्लामी बात है जी। रियासत में ये चीजें ममनू है। हुँ। जी, वसीम साहब, आपसे सवाल है जी, क्या वो वजूहात हैं पाकिस्तान में जो वहाँ का सिनेमा है, वो उसका डाउनफॉल ही होता गया? 1947 में इंडियन सिनेमा जितना ऊपर गया है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का सिनेमा उतना ही नीचे गया है। क्या वजह है जी? अच्छा, एक चीज तो मैं ऐड कर दूं जो अमारा ने अभी कहा हुँ, हुँ। कि आप रियासत की मुनाफकत देखें कि ज़ियाउल हक के दौर में लोगों को सरेआम कोड़े लगाए जा रहे थे, जी बिल्कुल। लोगों को सरेआम फांसी दी जा रही थी, और मौला जट और वैशी जट को इसलिए बैन कर दिया गया कि जी ये फिल्में वायलेंस को प्रमोट कर रही हैं। गो कि जी उन्होंने फिर स्टे ले लिया था, हाई कोर्ट से स्टे लेके वो उनकी नुमाइश जारी रही, लेकिन बैन ज़ियाउल हक ने किया कि जी वायलेंस प्रमोट हो रहा है। इसे कहते हैं दो कौमी नजर। हाँ, एक तरफ इन फिल्मों की नुमाइश पे पाबंदी थी और दूसरी तरफ प्रेसिडेंसी में मिसेस ज़ियाउल हक फिल्में मंगवाती थीं इंडियन और देखती थीं, और फिर शत्रुघ्न सिन्हा साहब को, मनोज कुमार साहब को, राजेंद्र कुमार साहब को बाकायदा तौर पे बुलाया गया और वो वहाँ पे जाके सदर मुमलिकत से और उनकी मिसेस से वो मिले। तो ये आप देखिए कि मुनाफ़कत रही हमारे यहाँ पे। अब आपने जो पूछा है कि डाउनफॉल की वजह क्या है, तो बहुत सी वजूहत थी। हमारा जो एक गोल्डन ईरा है ना, वो 75-76 तक रहा। आखिरी जो फिल्म हिट हुई वो आईना फिल्म थी, नदीम और शबनम की, बहुत वो हिट गई थी फिल्म। फिर ज़ियाउल हक का जब दौर आया ना 77 में, तो फिर एक बड़ा स्टीप डाउनफॉल हुआ है फिल्म इंडस्ट्री का। एक तो ये कि बहुत टैक्सेस लगा दिए गए, फिर जो सिनेमा हाउसेस थे उनको गिरा के उनकी जगह प्लाजास बनाने की इजाज़त दे दी गई, वो लोगों ने गिराने शुरू कर दिए। फिर ये हुआ कि जो पुराने बहुत से अच्छे डायरेक्टर्स थे वो जा चुके थे और उनकी रिप्लेसमेंट नहीं आई। यानी आगा जीए गुल एक डायरेक्टर थे हमारे, उससे पहले वो शबाब किरानवी थे, वो भी अच्छे डायरेक्टर थे। बहरहाल हसन तारिक थे, एसएम यूसुफ थे, ये चले गए, लेकिन रिप्लेसमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा बाकायदा इदारा तो था नहीं कि जहाँ पे के ट्रेनिंग मिल सकती एक फिल्म डायरेक्शन की या फिल्म प्रोडक्शन की किसी भी मुख्तलिफ शोबे के हवाले से। तो वो यही था कि बाप जो है वो अगर हिदायतकार है तो बेटा जो है वो भी उसके साथ असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा है। तो वो शबाब किरानवी साहब ने नज़र शबाब को और जफ़र शबाब को सिखा दिया, एसएम यूसुफ साहब ने अपने बेटे इकबाल यूसुफ को सिखा दिया, लेकिन आम आदमी के लिए कोई इस तरह का कोई स्कूल नहीं था। फिर ये हुआ कि जो हमारे यहाँ सिनेमा कल्चर था ना, उसमें बड़ी एक डिटीरियोरेशन आई। यानी ख़वातीन ने, जब ज़ाहिर है अच्छी फ़िल्में नहीं बन रही और लोग जा नहीं रहे, ख़वातीन ने तो जाना छोड़ दिया बिल्कुल। और फिर एक और बहुत बड़ी वजह ये थी कि वीसीआर आ गया था 76 में। तो अब जो मिडिल क्लास थी जो कि सिनेमाज में जाके फिल्म्स देखती थी, अब वो अपने घर में इंडियन फिल्में देख सकती थी। तो लोगों ने वीसीआर पे घर बैठे फिल्में देखना शुरू कर दी, सिनेमा जाना छोड़ दिया फिर। तो ये हुआ। फिर ये हुआ कि ज़ाहिर है ह्यूमन रिसोर्स नहीं था हमारे पास, अच्छे स्क्रिप्ट्स नहीं आ रहे थे, सब्जेक्ट्स नहीं थे, शदीद किस्म की सेंसरशिप थी। यानी कोई फ़िल्म है, अगर उस फ़िल्म में मिसाल के तौर पे अगर फ़र्ज़ कर लें कि एक लेट्स से एक बैकग्राउंड है जिसमें कि सब्ज़, लाल और काला रंग है, तो उसके ऊपर भी पाबंदी थी कि जी ये तो पीपल्स पार्टी का झंडा बन रहा है। अच्छा। तो ये सीन जो है ना, इसको आप इसको आप निकाल दें फ़िल्म के अंदर से। ऐसा एक्चुअल हुआ है। हुँ। अच्छा, फिर टीवी के ड्रामों में आप देख लें कि वो
एक जगह पे वो एक खातून है, वो डूब रही है और वो सर पे दुपट्टा ले रही है कि वो जरूरी था कि सर पे दुपट्टा लें आप। डूबते अच्छा, हुए भी। और डूबते हुए भी, मतलब वो हम्म, डूब रही है लेकिन वो दुपट्टा सर पे कर रही है जी कि वो। अच्छा, तो इस तरह की बेशुमार चीजें जो थी वो हमारे यहाँ आ गई। तो फिल्म इंडस्ट्री फिर उसका जवाल शुरू हो गया हम्म, और शदीद किस्म की सेंसरशिप, बहुत ज्यादा टैक्सेस, सिनेमा हाउसेस की डेमोलिशन, और फिर उसके बाद लैक ऑफ कंपटीशन, फिर ह्यूमन रिसोर्स नहीं है जो अच्छा स्क्रिप्ट लिखे, अच्छी प्रोडक्शन हो, वो सारा कुछ मिलजुल के उसकी वजह से फिर एक बड़ा स्टीप डाउनफॉल आया, जो कि अभी तक जारी है। एक सेकंड वेव आई थी हमारे यहाँ फिल्मों की, जिसमें लोगों ने कुछ मौजूआत पे, जैसे अभी हमारा ने भी जिक्र किया कुछ फिल्मों का, वो बनानी शुरू की, लेकिन जी, वो दौर भी फिर खत्म हो गया। अभी इस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं है बनाने के लिए। जो कोई अच्छी फिल्में, कोई इनोवेटिव फिल्म्स बनाने की कोशिश करता है उसको बैन कर देते हैं कि जी ये फिल्म जो है इसमें ट्रांसजेंडर्स को दिखाया गया है, इसमें सीरियल किलर को दिखाया गया है, इसमें औरतों को बहुत ज्यादा बोल्ड दिखाया गया है, इसमें जनाब वो मर्द के किरदार को मस्ख कर दिया गया। अब ये मतलब बहानेबाजी, यानी आपने कोई क्वालिटी फिल्म बनने नहीं देनी। और यही वजह है कि इस वक्त हमारे यहाँ फिल्म प्रोडक्शन तकरीबन खत्म हुई हुई है। बहुत कम फिल्में बन रही हैं, लोग रिस्क भी नहीं लेते कि यार हम हम्म, फिल्म बनाएंगे और कल को इतना बड़ा लॉस हो जाए। तो अब तो बिल्कुल, यानी समझें कि बिल्कुल ये पूरा इदारा ही जो है ये खत्म हो चुका है, फिल्म जी। इंडस्ट्री का। आज के प्रोग्राम का भी हमारा मकसद है कि कोई स्टोरी टेलिंग हो, कुछ हम यहाँ से पॉजिटिव, एक कोई ऐसी चीज़ जो पॉजिटिव लेकर जाएँ, तो वो फिर मैं समझूँगा कि प्रोग्राम करने का जो मकसद है वो पूरा होता है। आप सबकी बातों से ना, एक तो ये कि हमारी फ़िल्मों का जो एटीट्यूड है कि जी, बॉयज़ विल बी बॉयज़। भारत हो या पाकिस्तान, सेक्सिज़्म, जी, जिनसी तासुब उर्दू में शायद इसको कहेंगे, या फिर हिंदी में कहें तो लिंग भेद, ये बहुत देखने को मिलता है। तो इसे कैसे कम किया जा सकता है? अमारा, मैं आपसे शुरू करता हूँ। देखिए जी, ये जो सारी चीज़ें आपने गिनवाई हैं, मेरे ख़्याल में इसको टाइम टू टाइम ये बदल रहा है और चेंज हुआ है। और बदलते टाइम के साथ जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो चुका है। आप यूट्यूब देखें, आपके पास ओटीटी है, मतलब आपके पास बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म है, आपके पास टिकटॉक है, आपका जो अटेंशन स्पैन है वो आपका मतलब 2 मिनट पे शिफ्ट हो चुका है, आप शॉर्ट मूवीज़ पे आ चुके हैं, तो आपके पास टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं। क्वालिटी जो है वो डेफ़िनेटली उसके साथ वो थोड़ा वो डैमेज हुई है, बट आई स्टिल से कि बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव की हैं। जो आप कहते हैं कि वो उनको लिंक कर लेते थे, आपने पहले फरमाया कि वो एक अटैचमेंट हो जाती थी। तो मैं कहती हूँ कि अभी वक्त नहीं है लोगों के पास। स्टिल बहुत अच्छा काम हो रहा है, स्पेसिफिकली मैं कहती हूँ ओटीटी पे बहुत ओटीटी अच्छा पे। काम हो रहा है। लोगों के पास आज़ादी है, लोगों के पास देखने की भी आज़ादी है, लोगों के पास बहुत सारे मौज़ूआत पर मूवीज़ या सीरियल्स या फिर सीरीज़ या फिर शॉर्ट मूवीज़ बनाने की भी बहुत ज़्यादा आज़ादी आ गई है। सो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो आपने की हैं बात, वो चेंज हो रही हैं और इसीलिए चेंज हो रही हैं क्योंकि आप बेसिक सिनेमा के अलावा, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट, अगर आप देखें ना कि बिजनेस बिजनेस है, तो बिजनेस से जब लिंक चीजें हैं वो जो बहुत सारी जो शिफ्टिंग हो गई है सिनेमा से ओटीटी पे, तो बिजनेस से ही लिंक चीजों से जब चीजें चेंज हुई हैं, बिजनेस ही चेंज हुआ है, तो लोगों ने बहुत सारी चीज जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, लोगों को बहुत पसंद आए हैं, क्योंकि मेजोरिटी में अब वो लोग भी हैं जिनके पास अब नॉलेज थ्रू स्मार्टफोन्स या फिर बहुत सारी वीडियोस के जरिए, जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं वो भी अब यूँ समझ लें कि वो बहुत सारी अवेयरनेस रखते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि अब बड़े कॉमन हो गए हैं, जो कि पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। सेक्सिज्म को बहुत ज़्यादा अब मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, अगर आप बहुत सारी चीज़ों को आप कंपेयर करके देखें तब से अब तक। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल चुकी हैं, आई कैन नेम इट, यू कैन नेम इट। हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिनेमा पे आप पेश नहीं कर सकते, आप उनको दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे लेकर चले जाते हैं, जो बिल्कुल आम से टॉपिक हैं जिनके ऊपर पूरी पूरी फिल्म बना दी गई है। बाकी अटेंशन का थोड़ा सा है कि हम ज़्यादा मतलब टाइम के लिए एक जगह पे फिक्स नहीं रह सकते, वो मेरे ख्याल में चेंज होगा और वो होना भी चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जब बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं तो फिर ऑब्वियसली आपके पास टाइम भी थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। दैट्स व्हाट आई थिंक। जी, बिल्कुल। दिव्या जी, आप इस पे क्या कहेंगी? सेक्सिज़्म को हमारे यहाँ पे कैसे बदला जा सकता है? Sexism naturally
बिकॉज इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से एक, जैसे कहते हैं ना, मिक्सी में एक खिचड़ी पक रही है। बहुत सारे वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं और हमारे ईस्टर्न इन्फ्लुएंसेस भी उस तरफ जा रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में योगा, क्या कहते हैं, हीलिंग, मंत्र, ये सब बहुत कूल कॉन्सेप्ट्स हैं। जब फैमिली ड्रामा। वेस्टर्न, हाँ मतलब जब भी वेस्टर्नर्स इंडिया आते हैं वो कहते हैं कि वाओ, आपकी कंट्री इतनी पुरानी है, ऐसे अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे। आपका आयुर्वेदा, मतलब कि वेस्टर्न वर्ल्ड में पहले लोग लेते थे एलोपैथिक मेडिसिन जिसमें केमिकल है। अब ज्यादातर आप देखेंगे, एक लोग जा रहे हैं केरला, वो स्लोली, मतलब जो भी उनकी जो टेक्निक्स होती थी, जो अभ्यंगम होता था, पुराने मेथोडोलॉजी होती थी, वो सब कुछ अपनी बॉडी के लिए यूज करना चाहते हैं। द प्योर वे ऑफ लाइफ, जिसे कहते हैं द ऑर्गेनिक वे ऑफ लाइफ, उसकी तरफ लोगों की अटेंशन शिफ्ट हो चुकी है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ये सोशल मीडिया में जो ये तमाशा बन चुका है ना, हमारी जो इंडियन गर्ल्स हैं वो भी, मतलब बहुत उनका जो लिबरलाइजेशन है, आप कितना कंट्रोल करोगे कि आपकी व्हाट इज योर चाइल्ड वाचिंग। अगर कोई ऐप है, कोई डेटिंग ऐप का अगर आप कॉन्सेप्ट देखेंगे तो उसका मतलब क्या है, व्हाई आर दे डेटिंग, व्हाई आर दे मीटिंग टू डेट। पहले जो ये सेपरेशन होती थी, अब इफ एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑनलाइन, देन देर इज अ नेचुरल प्रोग्रेशन। जो ये प्रोग्रेशन हो रहा है, जो ये आप सेक्सिस्ट की बात कर रही हैं, जो ये अंडर 20 की गर्ल्स हैं या 20-25 की गर्ल्स हैं, ये बिल्कुल अलग ही हैं। दे अप्रोच बॉयज। हमारे जमाने में हम तो कभी नहीं सोच सकते थे कि हम किसी लड़के से बात करेंगे, उसको अप्रोच करेंगे, उसे कहेंगे कि आप हमें पसंद है, वो हम नहीं करते थे। पर जो ये नया जनरेशन है, ये फिल्म्स देखते हैं, ये सोशल मीडिया जो है, इंस्टाग्राम है, जिसमें यू आर कॉन्स्टेंटली, आपको बिल्कुल ब्यूटी क्वीन लगना है। जैसे क्या है उस इंस्टाग्रामर का नाम, अनरियलिस्टिक ब्यूटी एक्सपेक्टेशंस भी तो सेट कर दी हैं आज की मॉडर्न दुनिया ने। जैसे वो उर्फी ने कल एक पोस्ट किया था कि मेरे लिप्स बहुत पतले होते थे, और क्योंकि मेरे लिप्स इतने पतले थे, मैंने बोटॉक्स किया। पर मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी, अगर आपने बोटॉक्स करना है, अगर आपके लिप्स पतले हैं, तो आप एक ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो ठीक तरह से आपको गाइड कर सके। तो एस्पिरेशन और जो मैसेज इसमें ये है कि अगर आपके पतले लिप्स हैं तो आप एक डिफेक्टेड पीस हो, तो उसके लिए आपको जी बोटॉक्स के लिए जाना ही पड़ेगा। द स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी हैज गॉन थ्रू द रूफ। न्यू वर्ल्ड। जी, इट इज अ यही न्यू इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं कि जी अचीव नहीं किया जा सकता। बाज लोग जो हैं दे एंड अप इन अ वेरी मेसी सिचुएशन, उनकी डेथ तक हो जाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अमारा इफ्तिकार साहिबा ने एक पॉइंट रेज किया ओटीटी का, और मेरे ख्याल से अब इसके ऊपर अगर हम थोड़ी बहुत बात ना करें तो ये प्रोग्राम के साथ नाइंसाफी होगी। एक दौर था जब सिनेमा से वीसीआर पर आए, वीसीआर से सीडी, डीवीडीज, और अब करते करते जो है सिनेमा भी जो है वो ओटीटी पे आ गया है कि आप घर बैठे सिनेमा को एंजॉय कर सकते हैं। बड़े टीवी की स्क्रीन हो, आपकी होम थिएटर सिस्टम हो, सिनेमा हॉल जाने की बहुत सारी जो है ना, ये कहें कि जो आपके पास पहले पर्क्स होती थी वो सारी आप घर के अंदर ही अब एंजॉय कर सकते हैं। बाहर से खाना भी मंगा लें, जो मर्जी करें, वो पूरा एनवायरनमेंट मूवी गोइंग का जो एक्सपीरियंस था वो अब आप घर पर भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और हमारे फिल्म स्टार्स ने भी देरी से ही सही इसमें उन्होंने भी अडेप्ट किया है, अपने आप को मोल्ड किया है कि वो भी अब बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए ओटीटी पर आ गए हैं। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि हमारे सिनेमा का फिर मुस्तकबिल क्या है, फ्यूचर क्या है जी, क्या हमारा भविष्य है? वसीम साहब, आपसे सवाल है, और फिर आप तीनों से ही बिल्कुल मुख्तसर सा जो है अपना ब्रीफ करके जवाब दें इस पे प्लीज। देखिए जी, मेरा ख्याल है कि ये इससे एक लिबरलाइजेशन हुई है। आप बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स पे फिल्म्स बना सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जो कि मेन स्ट्रीम जो हमारे एक सिनेमा इंडस्ट्री है वहाँ पे मिसाल के तौर पे प्रोहिबिटेड हैं, आप वहाँ नहीं जा सकते। तो इस तरह आपको बहुत एक लिबर्टी मिली है मुख्तलिफ नौइयत के सब्जेक्ट्स पे फिल्म्स बनाने की। एक दूसरा ये है कि अब सिनेमा के आप मोहताज नहीं रहे, डिस्ट्रीब्यूटर्स के आप मोहताज नहीं रहे। आप डायरेक्टली एक प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल है, वहाँ से डायरेक्ट आप अपने ऑडियंस को आप एक्सेस कर सकते हैं।
और तीसरा ईज ऑफ व्यूइंग है, ईज ऑफ व्यूअरशिप, कि आप घर में बैठे अपने बेडरूम में आप फिल्म देख रहे हैं, आप उसको पॉज कर दें, आप 2 घंटे बाद आके फिर दोबारा से देखना शुरू कर दें। वो सिनेमा आने जाने और वहाँ 3 घंटे बैठने की मजबूरी भी नहीं रही। आपको अगर नहीं पसंद तो आप उसको बंद कर दें, आप कहीं और चले जाएं। तो बेशुमार मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी फिल्में भी लोगों को देखने की मिली हैं, और जो चॉइस है वो लोगों के पास आ गई है कि जो फिल्म आपको पसंद है वो आप देखें, जो नहीं पसंद वो ना देखें आप। तो मेरा ख्याल ये है कि जो फ्यूचर है ना वो यही है इसका, कि सही। आप अच्छी फिल्में देख सकेंगे। लेकिन एक और बात भी है, वो ये है कि फिल्म जो है ना बुनियादी तौर पे वो सिनेमा में देखने की चीज है। जो सिनेमा का माहौल है वहीं पे फिल्म देखी जा सकती है, और वो सिनेमा ही में आप जाके फिल्म देखें तो आप फिल्म का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। जी। तो मेरा तो ये ख्याल है कि फ्यूचर है और फ्यूचर रहेगा। जी, हमारा आप क्या कहेंगे जी? आपके पार्टिंग जी, कमेंट्स। मैं ये कहूँगी कि मेरा जो मानना है वो ये है कि दुनिया बदल रही है, दुनिया बदल चुकी है। पोस्ट कोविड तो ख़ास तौर पे इंडिविजुअलिज़्म जो है वो अपने पीक पे है। प्राइवेसी लेवल जो है वो हर इंसान के अब डिफरेंट हो चुके हैं। बाहर जाना फिज़िकली और हैंग आउट करना, ये चीज़ें ठीक है अभी तक वेस्ट में भी या हर जगह मौजूद हैं, लेकिन ये टाइम टू टाइम आई वुड से कि कम होंगी। ओटीटी पे ज़्यादा शिफ्टिंग होगी। लोग जो है सिनेमा डेफ़िनेटली ख़त्म नहीं होगा, लेकिन उसका जो है वो मैं उसका इंटरेस्ट कम से कम होता हुआ देखती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि घरों को लोग प्रेफ़र करेंगे, लोग अपनी प्राइवेसी को प्रेफ़र करेंगे, इंडिविजुअलिज़्म इतना ज़्यादा है और प्राइवेसी का प्रॉब्लम और साइकोलॉजिकली हम लोग ऐप्स पे और फ़ोन पे और ओटीटी पे इतना ज़्यादा हमारी आने वाली जनरेशन बिज़ी है कि जो फिज़िकली इंटरैक्ट करना है लोगों से, इवन जाके टिकट बाय करना, ऑनलाइन भी कर रहे हैं चाहे, even you are going out and you are sitting in a particular kind of atmosphere and watching a movie, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल में इतना ब्राइट फ्यूचर नहीं है। मेरे ख्याल में ये चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी ओटीटी पे, ये चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी अदर ऐप्स पे, ये चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी जिस तरह से आने वाली नई दुनिया है कि कम से कम इंटरेक्शन विद ह्यूमन बीइंग और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेसी, मेरा ये मानना है। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ह्यूमन इंटरेक्शन जो है, वो दिन-ब-दिन कम होता जा रहा है। और होता जाएगा। आपके हुँ। 100 और एहतियात के बावजूद दिस इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग। जब आप बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर रहे हैं, जब आप बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आपके पास है, तो आप अगर किसी नई जनरेशन या कम आप अगर इसको वैसे भी वाइज़ली देखें, आपने हरारी को पढ़ा हो, आपने कुछ राइटर्स को भी पढ़ा, तो आपको अंदाज़ा होता है कि जी, और आपके अंदर एक्सेप्टेंस भी आती है कि ये है नई दुनिया, आप चाहें या ना चाहें। आप उसको कहें कि ये सुनहरी दौर था, सिनेमा का दौर था, अच्छा वही है, मूवी वहीं पे देखना, मज़ा वही, ये सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन जो एक इंसान का कम्फ़र्ट है, जो एक नए इंसान का जदीद दौर का, वो मेरे ख़्याल में उसमें लाया नहीं करता और वो चेंज होता हुआ हम आप सब देख रहे हैं और ये मज़ीद चेंज होगा। बहुत खूब। कितने सारे जो शेड्स ऑफ ओपिनियन हैं, सुनने को मिलते हैं जी ऐसे प्रोग्राम्स में। दिव्या जी, आप क्या कहेंगी? क्या मुस्तकबिल है, क्या भविष्य है जी, इन हमारी हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री का, हिंदी, उर्दू, पंजाबी फ़िल्में जो भी इस खित्ते में हम देखते हैं उनका? फ्यूचर टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है, जैसे हमारा जी ने कहा है, क्योंकि मेरा भी वही सोच है कि जो फ़िल्म्स पोर्ट्रे कर रही हैं और जो मैसेज जो यूथ में जा रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म से मुझे देखने को मिलती है कि देयर इज़ सो मच एम्फसिस ऑन यूथ एंड ब्यूटी, कि जैसे हमारे दादाजी होते थे या ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, उनके फेस पे रिंकल्स आते थे, हम वो कमरे में आते थे, हम लोग खड़े हो जाते थे उनके लिए। एक तरीका और एक तौर होता था जिस तरीके से हम उनको एड्रेस करते थे, जी, प्रणाम, और एक बहुत ही जो वो रिस्पेक्ट जो दिया जाता था अपने एल्डर्स को, उसमें मैंने देखा है कि बहुत ही डाइल्यूशन आ चुका है। अब हाय, हेलो, वो वाला कल्चर जहाँ पे एवरीथिंग इज़ हाय, हेलो, जो जो तहज़ीब थी, वो तो बहुत ही डाउनवर्ड स्पाइरल में जा रही है फ्रॉम माय ऑब्जर्वेशन। कल आप सबने आज वक़्त दिया, आपका थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया जी आप सबसे बात करके। सेम थैंक हियर। यू सो मच। थैंक यू सो मच अरविंद।